आज हम फाइनेंस का मीनिंग, टाइप और इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमने इससे पहले मनी के बारे में भी पढ़ा था और मनी का आविष्कार कैसा हुआ ये भी जाना था। तो हम यहाँ कहेंगे कि मनी के आविष्कार के साथ ही इसके बदलते स्वरूप और बढ़ती हुई मुद्रा आवश्यकता ने ही वित्त शब्द को विकसित किया है। सामान्यतः देखा जाए तो वित्त विज्ञान मुद्रा विज्ञान ही है और वित्त का नियमन, नियंत्रण, प्रबंध आदि सभी मुद्रा के नियमन, नियंत्रण और प्रबंध से संबंधित है। तो इस प्रकार वित्त के अंतर्गत समाज में मुद्रा का प्रचलन, मुद्रा का संग्रहण और उसके उत्पादक उपयोग के नियमन संबंधित तथ्यों का शामिल किया जाता है। तो अर्थव्यवस्था में उत्पादन हुआ, विनिमय हुआ, वितरण हुआ, ये सभी कार्य के प्रत्येक स्तर पर वित्त की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और वो चाहे सार्वजनिक सत्ता हो या प्रजातांत्रिक सरकार या निजी या फिर औद्योगिक प्रतिष्ठान, इन सभी को वित्त की आवश्यकता होती है। अतः वित्त को परिभाषित करने के लिए इसे दो भागों में बांटा जाता है। तो सबसे पहला आता है पब्लिक फाइनेंस और दूसरा है प्राइवेट फाइनेंस। तो पहले जाने कि पब्लिक फाइनेंस क्या होता है। तो लोक वित्त या जन वित्त से तात्पर्य जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के आय व्यय संबंधी साधनों के अध्ययन से लगाया जाता है। और हम जानते हैं कि मनुष्य की बहुत सारी आवश्यकता होती है, जैसे कि शिक्षा एक बेसिक आवश्यकता है, चिकित्सा एक बेसिक आवश्यकता है। तो इन सभी आर्थिक क्रियाओं की पूर्ति सरकार के माध्यम से की जाती है। तो इस प्रकार सरकार आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के लिए वित्त संबंधी या वित्त का प्रबंध करती है। यही वित्त प्रबंध जन वित्त या लोक वित्त कहलाता है। अब सेकंड आता है व्यावसायिक वित्त। तो व्यावसायिक वित्त का संबंध ऐसी क्रियाओं से है जो कि व्यवसाय में या व्यापार के कोषों का नियमन, नियोजन, संग्रह या नियंत्रण या प्रशासन से संबंधित होती है। तो हम कह सकते हैं कि व्यावसायिक वित्त का तात्पर्य व्यापक दृष्टिकोण से ही लगाया जाता है, क्योंकि व्यावसायिक वित्त के अंतर्गत कोषों का नियोजन, संग्रहण, नियंत्रण, प्रशासन आदि सभी क्रियाएं बड़े संगठनों में ही संभव होती हैं। तो ये तो मैंने बताया कि फाइनेंस क्या होता है। अब फाइनेंस के टाइप क्या होते हैं। तो फाइनेंस के टाइप पे जब हम आते हैं तो फाइनेंस के टाइप को तीन भागों में बांटा जाता है। एक तो समय के अनुसार बांटा जाता है, फिर स्वामित्व के अनुसार और फिर क्षेत्र के अनुसार। तो सबसे पहले जानते हैं कि टाइम पीरियड के अनुसार। तो टाइम पीरियड के अनुसार इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला जो पार्ट है इसका शॉर्ट टर्म फाइनेंस होता है। शॉर्ट टर्म फाइनेंस का मतलब होता है कि 12 से 15 महीने के लिए वित्त की आपूर्ति करना, यह एक शॉर्ट टाइम पीरियड कहा जाता है। फिर मीडियम टर्म फाइनेंस होता है जिसमें कि एक 1 ईयर से लेके 5 ईयर तक का टाइम पीरियड होता है और इसमें फाइनेंस का मैनेजमेंट किया जाता है। ये कहलाता हमारा मध्यकालीन वित्त। और फिर होता है लॉन्ग टाइम पीरियड। तो लॉन्ग टाइम पीरियड में आता है 5 साल या इससे अधिक का जो समय होता है वो लॉन्ग टाइम पीरियड का समय कहलाता है। तो ये तो मैंने बताया कि टाइम पीरियड के अनुसार किस तरह से वित्त के प्रकार होते हैं। अब दूसरा जो हमारा आता है वो प्रकार आता है हमारा ओनरशिप के अकॉर्डिंग कौन कौन से वित्त के प्रकार हो सकते हैं। तो इसमें 2 प्रकार बताए गए हैं। एक तो प्राइवेट फाइनेंस बताया और पब्लिक फाइनेंस बताया है। तो प्राइवेट फाइनेंस में जब निजी व्यक्ति हमारे होते हैं, संगठन होते हैं, संस्थाएं होती हैं और उपक्रमों द्वारा अपने व्यवसाय के संचालन के लिए फाइनेंस की व्यवस्था की जाती है। तो ऐसे वित्त को निजी वित्त कहा जाता है। फिर दूसरा आता है पब्लिक फाइनेंस। तो पब्लिक फाइनेंस में जब सरकार वित्त की व्यवस्था करती है, सरकार अपनी आय व्यय की व्यवस्था कैसे करेगी, इसमें केंद्र सरकार आती है, राज्य सरकार आती है, सार्वजनिक निगम आते हैं, स्थानीय निकाय आते हैं। ये अपने वित्त की व्यवस्था किस प्रकार करते हैं, ये पब्लिक फाइनेंस कहलाता है। अब तीसरा जो हमारा आता है वो आता है एरिया के अनुसार वित्त के प्रकार होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एरिया इससे 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो इंटरनल फाइनेंस और एक्सटर्नल फाइनेंस। तो इंटरनल फाइनेंस में जब देश में
देश में अर्थव्यवस्था में घरेलू आवश्यकता की पूर्ति के लिए वित्त की व्यवस्था की जाती है, तो इस तरह की वित्त की व्यवस्था को हम इंटरनल फाइनेंस कहते हैं। फिर आता है एक्सटर्नल फाइनेंस। तो एक्सटर्नल फाइनेंस में हम वित्त के उस कार्यक्षेत्र के बारे में बताते हैं जिसका विस्तार देश की सीमाओं से बाहर होता है। जैसे और इनमें कौन कौन से कार्य आते हैं, जैसे आयात निर्यात के लिए वित्त की व्यवस्था करना, अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट का निपटारा करना, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के बारे में हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय हम व्यापार की बात करें जो एक देश से दूसरे देश में निवेश या प्रवाह आदि हेतु वित्त की व्यवस्था की जाती है, इसे हम एक्सटर्नल फाइनेंस कहते हैं। तो ये तो मैंने बात की कि फाइनेंस के टाइप कौन से। अब हम आते हैं फंक्शन ऑफ फाइनेंस पर कि वित्त के क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं। तो फाइनेंस की बात करते हैं, इनके फंक्शन की जब हम बात करते हैं तो इनके फंक्शन को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो व्यापक दृष्टिकोण, एक व्यष्टि दृष्टिकोण और एक सामान्य दृष्टिकोण। तो सबसे पहले हम इसके कार्यों को देखते हैं, वो व्यापक दृष्टिकोण में पर आधारित देखते हैं। तो व्यापक दृष्टिकोण पर आधारित बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे हमारे वित्तीय कोषों का प्रबंधन करना। तो वित्तीय कोषों के प्रबंधन का सीधा जो अर्थ लगाया जाता है यहाँ पर तरल संपत्ति से लगाया जाता है। तरल संपत्ति से मेरा कहने का आशय है कि जिसे धन के रूप में हम परिवर्तित कर सकें, जैसे कैश होता है हमारा, हमारे लोन होते हैं, हमारी इनकम होती है, हमारे प्रॉफिट होते हैं, ये सभी इसी में आते हैं। तो इन सब का मैनेजमेंट करना या फिर इनका प्रबंधन वित्तीय का प्रमुख कार्य होता है। तो जो वित्तीय हमारे ऑफिसर्स होते हैं वो वित्तीय कोषों का प्रबंधन करते हैं इसके माध्यम से। तो एक पहला कार्य है वित्तीय कोषों का प्रबंधन करना। फिर वित्तीय संपत्ति की व्यवस्था करना। तो वित्तीय संपत्ति की व्यवस्था करना महत्वपूर्ण कार्य है। तो हमारे उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग के अवसर प्रदान करते हैं और फिर उनका आवंटन कर उसका प्रयोग कर अर्थव्यवस्था को गतिशीलता प्रदान करते हैं। ठीक है। फिर तीसरा आता है वित्तीय तरलता संबंधी कार्य। तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रभाव बनाए रखने के लिए वित्त का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आवश्यकता का पूर्वानुमान लगाना और फिर कोषों का संग्रहण करना और अर्थव्यवस्था में उपलब्ध जितने भी हमारे फंड्स होते हैं उनका मैनेजमेंट करना और वित्तीय तरलता संबंधी कार्यों के अंतर्गत आते हैं। फिर वित्तीय लाभप्रदता संबंधी कार्य। तो अर्थव्यवस्था में लागत नियंत्रण और मूल्य का निर्धारण करना, बहुत सारे अनेक ऐसे कार्य होते हैं जो कि फाइनेंस से डायरेक्ट रिलेटेड होते हैं। तो इस प्रकार अर्थव्यवस्था के जितने भी हमारे टारगेट होते हैं, टारगेट जो कि पूंजी जिनसे कि पूंजी का मापन या आदि सभी कार्य वित्त के माध्यम से होते हैं। तो ये सारे जो कार्य होते हैं वित्त के लाभप्रदता संबंधी कार्य कहलाते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया कि एक व्यापक दृष्टिकोण पर आधारित कौन कौन से काम होते हैं। अब फिर माइक्रो अप्रोच बेस्ड पे भी कुछ फंक्शन है, जैसे कि हम कहें वित्तीय कोषों का नियोजन करना। अब वित्तीय कोषों का नियोजन किस तरह से होगा कि एक उद्योग को भावी वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति हेतु वित्तीय कोषों का नियोजन करना होता है। तो उपलब्ध वित्तीय कोषों में से भावी अनुमान के आधार पर कोषों का मैनेजमेंट किया जाता है। तो इस प्रकार फ्यूचर में कितने कोष की हमको आवश्यकता होगी उसका अनुमान वर्तमान में लगाकर फिर उसके फाइनेंस के बारे में डिसीज़न लेना। तो इस प्रकार से हम वित्तीय कोषों का नियोजन कर सकते हैं। फिर इन कोषों का विस्तार करना। अब इन कोषों का विस्तार कैसा होगा कि इन कोषों को जहाँ पर लाभ नहीं मिल रहा है वहाँ से हटाकर इन्हें लाभदायक स्थानों पर ट्रांसफ़र किया जाए। फिर इनका नियंत्रण करना। नियंत्रण का मापदंड क्या होगा कि वित्तीय मापदंड कि कोषों का व्यय सीमा इन मापदंडों में से अधिक होने पर उन पर नियंत्रण करने हेतु प्रयास किए जाते हैं। और कोषों की सीमित आवश्यकता की उपलब्धता की दृष्टि से वित्त का यह कार्य इतना अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि इसका इन कोषों का नियंत्रण और नियमन किया जा सके। फिर इनका एलोकेशन करना, आवंटन करना महत्वपूर्ण कार्य है। तो आवंटन के लिए एक संस्था में संपत्ति का प्रबंधन, उसकी लाभदायकता की स्थिति, उसमें कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स होंगे, उसकी उत्पादन की प्रक्रिया क्या होगी, उसमें कैश कितना होगा,
इन सभी का ध्यान में रखते हुए ही वित्तीय कोषों का आवंटन किया जाता है। तो ये तो मैंने बताया आपको कुछ माइक्रो बेस्ड फंक्शन। फिर इसके कुछ जनरल फंक्शन आते हैं। जैसे कि जनरल फंक्शन में मैं आपको डिटेल में नहीं बताकर थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगी कि नगद प्राप्ति एवं संग्रहण करना, फिर कोषों की सुरक्षा करना, कल्याण संबंधी कार्य करना, नकद और उधार कोषों का लेखांकन करना, ये सारा जनरल फंक्शन के जनरल फंक्शन बेस्ड इसके काम हो सकते हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं कि अर्थव्यवस्था में वित्त का क्या महत्व है। तो हमें पता है कि जो फाइनेंस होता है वो हमारे आर्थिक जीवन का एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है। यदि अर्थव्यवस्था एक वाहन एक व्हीकल है तो वित्त उस व्हीकल को चालू रखने वाला एक ऑयल की तरह काम करता है। तो अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में, जैसे हम मान लें कंजप्शन है, प्रोडक्शन है, एक्सचेंज है, इन सभी के लिए वित्त की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और वित्त एक ऐसी धुरी है जिसके आसपास समस्त व्यावसायिक क्रियाएं चक्कर लगाती है। वित्त की महत्वता में हमारे विद्वान थे, उन्होंने कहा था कि यदि वित्त हमारे अर्थतंत्र का हृदय नहीं है तो रक्त कोष आवश्यक माना जा सकता है। तो वित्त का महत्व बहुत ज़्यादा है अर्थव्यवस्था में। और इसके महत्व को हम जान सकते हैं, जैसे कि कुछ इसके पॉइंट हैं। जैसे कि सबसे पहला तो ये यूज़फुल है बिजनेस एक्सपर्ट के लिए। तो जो हमारे व्यवसायिक विशेषज्ञ होते हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि उनके माध्यम से उनमें लागतों का विश्लेषण किया जाता है, लाभांश का निर्धारण किया जाता है, विनियोग पर शुद्ध प्रतिफल तथा उत्पादन का विपणन इत्यादि जो काम होते हैं वह सारे व्यवसायिक विशेषज्ञों के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। फिर होता है हमारे अंशधारियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर हमारे निवेशकों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये। फिर वित्तीय संस्थाओं का आधार है वित्त। फिर सरकार के लिए वित्त की भूमिका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर वित्त होगा तो सरकार बहुत आसानी से आय व्यय का लेखा जोखा कर पाएगी और देश के आर्थिक विकास इससे आसानी से हो पाएगा। फिर आय के वितरण में सहायक है। फिर हमारे कर्मचारी और श्रमिकों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही हमारी संस्था के नींव होते हैं और उनके माध्यम से व्यवसाय के कई लक्ष्यों को हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारे पास वित्त होगा तो हम उन्हें अच्छा रेम्यूनरेशन देकर उससे बहुत आसानी से कार्य करवा पाएंगे। फिर अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है वित्त। तो बहुत सारे कामों के लिए वित्त जो है इम्पोर्टेंट है। हम ये कहेंगे कि जिस प्रकार मानव के शरीर में रक्त की भूमिका होती है, उसी प्रकार यदि देखा जाए तो अर्थव्यवस्था में वित्त की भी वही भूमिका होती है। रक्त संचरण के माध्यम से शरीर के अंग स्वस्थ और पुष्ट होते हैं, वैसे ही अर्थव्यवस्था का हर क्षेत्र वित्त के माध्यम से विकास की ओर प्रवृत्त होता है। अतः अर्थव्यवस्था में वित्त की अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। वर्तमान में हमारा जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में वित्त की भूमिका और अधिक उपयोगी होती जा रही है, क्योंकि हमारा ग्लोबल विलेज की अवधारणा के कारण कैपिटल फॉर्मेशन के लिए देश की राजनीतिक सीमाएँ महत्वहीन होती जा रही हैं। अतः आवश्यकता हो जाती है कि अर्थव्यवस्था की गति को प्रदान करने हेतु वित्त का अत्यधिक महत्व दिन प्रतिदिन हमारे लिए बढ़ता जा रहा है। तो ये तो मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ बताई हैं कि फाइनेंस क्या होता है, मीनिंग क्या होती हैं, इसकी टाइप्स क्या होते हैं, इम्पोर्टेंस क्या होते हैं, अलग अलग सेक्टर में इसके इम्पोर्टेंस है, ये मैंने आपको